अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तहकीक के साथ आपका मेज़बान बिलाल हसन हाजिर है। नाज़रीन, आज जब हम इस प्रोग्राम में लाइव स्टूडियो में मौजूद हैं और गुज़श्ता हफ्ते पे एक तारा निगाह डालते हैं, तो हम ये देखते हैं कि इस वक्त हम अपने क़याम पाकिस्तान का जो महीना था, अगस्त का महीना, उस महीने में हम ये गुजार रहे हैं ये महीना। और आज 15 अगस्त है। गुज़श्ता रोज़ 14 अगस्त के दिन हमने यौम आज़ादी, 78वां यौम आज़ादी बहुत ही जोश व खरोश के साथ मनाया। और यकीनी तौर पर जो मई में जो एक वाक़या हुआ था जिसमें कि इंडिया और पाकिस्तान की जो जंग हुई थी, और उस जंग में बयान मरसूस के हक़ के जो ऑपरेशन पाकिस्तान की तरफ से था, उसमें कामयाबी की वजह से इस दफ़ा जो हमारा हक़ जो था वो इतना ज़्यादा यौम आज़ादी पर जोश व खरोश थी कि जो दीदनी थी। और यकीनी तौर पर हम इस यौम आज़ादी को हम यकीन एक यादगार लम्हा करार दे सकते हैं। कल 14 अगस्त को पूरे पाकिस्तान में बशमुल आज़ाद कश्मीर, गिलगित-बल्तिस्तान समेत हर जगह ही जबकि यौम आज़ादी बहुत ही जोश खरोश से मनाया गया। गो के हम सबको पता है कि शुमाली इलाका जात में, जिसमें गिलगित-बल्तिस्तान है, आज़ाद कश्मीर है, केपी है, वहाँ पर जो मौसमी सूरत हाल है और सैलाब की जो सूरत हाल है, और उसमें सैकड़ों अफराद की जो शहादत हुई है, उसकी वजह से भी एक अफसोस और एक सोगवार सी फजा थी। लेकिन इसके बावजूद यौम आज़ादी बहुत ही जोश खरोश से मनाया गया। तो लिहाजा इस वक्त हम यौम आज़ादी के माह में जो है हम अभी गुजर रहे हैं, और मईशत की जो सूरत हाल है, वो मईशत की सूरत हाल गो कि इस वक्त हमें कुछ ऊपर की तरफ जाता हुआ ग्राफ नज़र आ रहा है। इसलिए कि मूडीज़ होगी, आउटलुक होगी, उन्होंने पाकिस्तान की रेटिंग में भी इजाफा किया। इसके अलावा पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर जो कि आज अपडेट हुए 15 अगस्त को दोबारा, जिसमें बताया गया है कि तकरीबन 19 अरब डॉलर से ज़्यादा की जो है ज़र मुबादला के ज़खायर पाकिस्तान के आ चुके हैं। इसके अलावा कराची शहर के इतने मसाइल वो अपनी जगह है, और इन तमाम मसाइल को भूल के शहरियों ने हमारे यौम आज़ादी मनाया। लेकिन हम उन मसाइल को भूल नहीं सकते। ख़ास तौर पर आज हम इस प्रोग्राम में बैठे हैं, तो हमारे जो मौजूद बहस होगा उसमें ख़ास तौर पर जो होगा कराची शहर, जो कि एक बिल्डिंगों के जंगल है। इस बिल्डिंगों के जंगल में एक कदीम शहर और एक कदीम इलाका जो क्या पाकिस्तान के बाद से कायम था, ओल्ड सिटी एरिया, जिसमें कि खास तौर पर लियारी है, बगदादी के इलाका है, साइट एरिया है, और दीगर भी कराची शहर के मुख्तलिफ इलाके हैं। इन इलाकों में जो इमारतें हैं, वो इमारतों पे जो तामीरात है, उसमें जो भी नुक्स थी, या क्या पाकिस्तान के बाद की जो इमारतें हैं उससे पहले भी कायम थी, तो उसके बाद कुछ नाक़िस तामीरात भी की गई, जिसकी वजह से जिसे हम कहते हैं कि जनाब अली वो मखदूश हो गई, और बहुत सारी इमारतें जो है वो गिर भी गई। गुज़श्ता दिनों भी लियारी में एक वाक़या हुआ। इसके अलावा मुख्तलिफ इलाकों में भी कराची शहर के ये वाक़यात होते रहते हैं कि मुख्तलिफ बिल्डिंग्स जो हैं वो गिर जाती हैं, उसमें अमवात भी होती हैं, जाकर भी होता है। तो हुकूमत सिंध ने जो मालूमात दी, उस मालूमात के हिसाब से तो ये है कि 700 से ज़्यादा इमारतें जो है मखदूश हैं, और 700 से ज़्यादा इमारतें मखदूश इमारतों को जो है इस वक्त जो है उसके लिए जो है एक तरतीब दिया गया है, मंसूबा। उस मंसूबे में तरतीब देने के साथ साथ उसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं, इसमें ख़ास तौर पे जो हमारे बिल्डर्स हैं, जिसमें आबाद एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स को भी शामिल किया गया है। इसके बाद SBC है, जो कि ख़ास तौर पर इस तमाम नाक़िस तामीरात का ज़िम्मेदार ठहराया जाता है, उसे भी शामिल किया गया है। हुकूमत सिंध के नुमाइंदे भी हैं, और उनकी तामीरात के हवाले से जो है मुख्तलिफ जो है मनसूबे जो है ज़ाहिर किए जाते हैं। और गो के वो लियारी की एक बिल्डिंग, जिसमें कि गुज़श्ता दिनों एक हादसा हुआ, उसके बाद से उस बिल्डिंग को खाली कराने के बाद जो है उनके मकीनों को जो ऑल्टरनेट जगह दी गई थी, उस पर भी काफ़ी ज़्यादा शोर हुआ है। लेकिन बहरहाल क्या सूरत हाल है, क्यों कराची शहर के अंदर एक जदीद शहर जिसे कहते हैं, उस शहर में इस किस्म की नाक़िस तामीरात होती हैं और बिल्डिंग्स जो हैं वो गिरती हैं, और इसके अलावा जो एक सैकड़ों की तादाद मखदूश इमारतें हैं, उनका मुस्तकबिल क्या होगा। तो इस पर थोड़ा सा आज ज़्यादा फोकस करेंगे। और इसी तनाज़ुर को देखते हुए आज स्टूडियोज़ में जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, उन मेहमानों से मैं आपका तारुफ करा दूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आज मेरे पहले मेहमान हैं जनाब अफजल हमीद साहब। अफजल हमीद साहब काफ़ी नॉन शख्सियत है, और ये सीनियर नायब सदर हैं आबाद की, एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की। थैंक यू अफजल भाई फॉर कमिंग। मेरे दूसरे मेहमान हैं जनाब सैयद काशिफ शाह साहब। काशिफ शाह साहब भी काफ़ी से ज़्यादा जो है वो नॉन शख्सियत हैं, और कराची शहर के रियल्टर्स के कारोबार से इनका ताल्लुक है, और ये चेयरमैन है और कराची रियल्टर्स एसोसिएशन के, और मुख्तलिफ प्रोग्राम में भी ये मेरे आते रहे और अपने ख्याल का इज़हार करते रहे। सैयद थैंक यू। और ये हमारे मेहमान हैं, और ये मेहमानों के साथ साथ इसके अलावा ऑन कॉल हमारे साथ होंगे अरशद वोरा साहब, जो कि MP हैं MQM के, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर। वेलकम बैक प्रोग्राम में हम दोबारा हाजिर हैं। वफ़े में जाने से कबल मैंने अपने मेहमानों से आपका तारुफ करवा दिया था, और
आज हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान कराची की जो मखदूश इमारतें हैं उसके हवाले से कुछ गुफ्तगू करें। तो अफजल हमीद साहब की तरफ सबसे पहले चलते हैं। अफजल हमीद साहब, ये क्या सूरत हाल है? ये चलिए ओल्ड सिटी को तो समझ में आता है कि क़याम पाकिस्तान से कबल की इमारतें थीं और वो इमारतों में फिर बाद में फिर कुछ ऑल्टरेशन भी हुई, कुछ मसले मसाइल हुए, बिल्डिंगें गिर रही हैं, मखदूश इमारतों की तादाद में इजाफा होता चला जा रहा है, क्या वजूहत है? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने एक हसास मौजू पे गुफ्तगू करने का मौका दिया है। थैंक यू। जैसे कि आपको मालूम है कि ये कोई मखल है कि कोई 3-4 हफ्ते 5 हफ्ते पहले का वाक़ है कि लियारी बगदादी में एक इमारत जो है वो ज़मीन बोस हुई और उसमें 28 अमवात हुई। बिल्कुल। अच्छा, हम खुद उस पहले दिन से उसके साथ ऑन बोर्ड हैं और हम वहाँ मौजूद भी थे जब ये हादसे के कुछ देर के बाद। देखें, इस तरह की जो इमारतें हैं ना, ये उन इमारतों में नहीं है जो पाकिस्तान बनने से पहले या पाकिस्तान के बनने के फ़ौरन बाद तामीर की गई हैं। ये वो इमारतें हैं जो गुज़िश्ता 20 साल 15 साल में बनाई गई हैं। और इस तरह की इमारत का मसला यह है कि ये 2 मंजिल थी और 2-3 मंजिल के बाद इसके ऊपर 4-5 मंजिल की इमारत और बना दी गई। इलीगल ज़ाहिर इलीगल ही कंस्ट्रक्शन इस तरह की होती है। तो ये जब बिल्डिंग कंट्रोल के हवाले से जब बात हुई तो उन्होंने ये बताया कि हमने इस तरह की कोई 588 इमारतों की हमने लिस्ट तैयार की हुई है और इन सबको नोटिस किए हुए हैं। लेकिन ज़ाहिर है ये एक मरहला तो ज़रूर होता है कि किसी भी इस तरह की मखदूश इमारतों के हवाले से नोटिस करना, लेकिन नोटिस करने का मकसद ये नहीं कि आपकी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो गई है। इसका अगला मरहला ये होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए उस इमारत को खाली कराना और ख़ाली कराने के बाद डिमोलिश करना। अच्छा, ये जब ज़ाहिर है ये हादसा एक पेश आ गया और एक तरह से ये सानिया भी है, उसके बाद सीएम साहब ने एक कमेटी नोटिफाई की और जिसने इसका के ऊपर काम करना शुरू किया, जिसमें उसको बल्दियात मिनिस्टर सईद गनी साहब हेड कर रहे हैं। उसमें मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और साथ आबाद वीकेटपी और इंजीनियरिंग काउंसिल उसका हिस्सा है और अब उसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी शामिल कर लिया गया है जो कि असेंबली का हिस्सा है। तो मेरे कहने का मकसद ये था कि ये काम जो रोज़मर्रा की बुनियाद पे होना चाहिए था कि यानी कि ये ज़ाहिर है 588 बिल्डिंग, और ये मैं समझता हूँ ये 588 तक नहीं रुकेंगी, ये तादाद काफ़ी 700 के करीब दी है गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने। 700 वो पूरे सिंध की। अच्छा, पूरे सिंध की। मैं जरा बात करूंगा, मुझे थोड़ा सा वक्फा लेना है यहाँ पे, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं तो गुफ्तगू से जारी रखेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम प्रोग्राम तरीके हम दोबारा हाजिर हैं। वक्फे में जाने से कबल जो है अफजल हमीद साहब कुछ गुफ्तगू कर रहे थे, इनकी बात को कंप्लीट कर लें सर आप। जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि 700 बिल्डिंग के करीब 700 बिल्डिंग पूरे सिंध में। हाँ, और ये 588 बिल्डिंग आइडेंटिफाई हुई हैं सिर्फ कराची के अंदर। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसका एक पूरा प्रोसेस है, प्रोसीजर है कि जो बिल्डिंग कंट्रोल में एक टेक्निकल कमेटी बनी हुई है जो SBCO के तहत है, उसका काम मुस्तकिल ये काम करने का था और अब ये दोबारा से इनके सर्विस शुरू हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये 588 पे रुकेंगी नहीं, इनकी तादाद हज़ारों में ही जाएगी। तो एक तो आपने जो आइडेंटिफाई की है ना कि ये जो मखदूश इमारतें वो हैं जो पाकिस्तान बनने से पहले या पाकिस्तान बनने के इससे ज़्यादा जो इमारतें हैं जो इलीगल कंस्ट्रक्शन कराची में हुई है, जो बाद में हुई है, जिनकी लाइफ मैं समझता हूँ 15-20 साल से ज़्यादा की नहीं है, जो पूरे कराची में मौजूद हैं, चाहे वो सेंट्रल हो साउथ हो कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो। तो सबसे ज़्यादा जो ख़तरा है ना, क्योंकि वो बिल्डिंग जो 588 हैं इनमें से तकरीबन 60-65 बिल्डिंग्स खाली हो चुकी हैं और बाकी बिल्डिंग्स भी तेज़ी से खाली हो रही हैं। लेकिन ये हमारे लिए लम्हे फ़िक्रिया है कि जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई है जिसके ऊपर अब SBCO या सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है उन्होंने काम करना शुरू किया है और जो अभी नई इस तरह की कंस्ट्रक्शन हो रही थी उस पर उन्होंने उसको डिमोलिशन भी की है और नई कंस्ट्रक्शन होने में वो रुकावट पैदा कर रहे हैं। कुछ SBCO अफसरान गिरफ्तार भी हुए थे इस हवाले से। जी हाँ, तकरीबन मेरे ख्याल 8-10 अफसरान गिरफ्तार हुए थे। लेकिन देखिए, गिरफ्तारियां होना मसले का हल नहीं है। असल मसला यह है कि जो आपकी जिम्मेदारी है एक एज ए रेगुलेट अथॉरिटी के तौर पे वो काम आप नहीं कर रहे हैं। उसमें विजिलेंस भी है, आपकी विजिलेंस उस तरह से नहीं हो रही है। आप उसके बाद जो उसके ऊपर आपके एक्शन होने चाहिए वो नहीं हो रहे हैं। तो जब तक आप जिम्मेदारी नहीं पूरी करेंगे और चंद गिरफ्तारियों से, और उसमें गिरफ्तारियों का तो मामला एक और ये भी होता है कि ज़रूरी नहीं कि एक आदमी 2 महीने 3 महीने एक जगह पोस्ट रहा साउथ में, आपने उसको भी गिरफ्तार कर लिया, ये मसले का हल नहीं है। लेकिन ये कि इलीगल बिल्डिंग का ताल्लुक तो पूरे कराची से है, सिर्फ साउथ में तो नहीं है। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि साउथ में तो आपने चूंकि एक बिल्डिंग गिरी तो उसके नतीजे में आपने साउथ के लोगों को जो है ना उसका गिरफ्तार कर लिया, जबकि ये काम तो पूरे कराची में हुआ है, पूरे कराची में हुआ है। और एक और भी बात समझने की ज़रूरत है, आमतौर पर लोग इस पर बात नहीं करते कि कराची उस दौर से भी गुजरा है
कि जिसमें आप उन इलाकों में दाखिल भी नहीं हो सकते थे, नो गो एरिया भी थे। तो ये भी तो समझने की ज़रूरत है ना, ये इदारों को भी समझना चाहिए कि ऐसी सूरत हाल क्यों पैदा होती है और जो कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें आबाद का क्या किरदार है? आबाद का किरदार ये कि आबाद ने तो एक प्रॉपर प्रपोजल दी है, सीएम साहब को भी दी है, मिनिस्टर साहब को भी दी है। हमारा कहना यह है कि इसमें एक अथॉरिटी कायम की जाए, अथॉरिटी के साथ साथ जो है प्राइवेट सेक्टर को इसमें इन्वॉल्व किया जाए, ताकि जब ये बिल्डिंग्स देखें, वो जो उसमें से बहुत सारी बिल्डिंग्स ऐसी हैं जिसके मालिकान मौजूद नहीं हैं। कुछ बिल्डिंग्स ऐसी हैं जिसमें सिर्फ लोग किराएदार की शक्ल में रहते हैं या पगड़ी के तौर पे जो है ना वो रहते हैं। तो पहले मौके पे अगर पगड़ी पे जो होता है उसका मालिक तो होता है, वो नहीं, उसका मालिक मेरा प्लॉट का मालिक नहीं, वो तो अपार्टमेंट का मालिक है ना, जो पगड़ी पे वो जो जिसका जी पोर्शंस। तो उसमें जब तक अथॉरिटी जो है वो ये काम नहीं करेगी कि प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करके कि अगर वो ज़मीन जिसकी भी थी अगर वो मौजूद है तो वो खुद उसको डिमोलिश करके बनाए या उसके बाद जो है ना कोई और बिल्डर बनाए। तो आबाद ने ये प्रपोज या ऑफ़र किया है कि हम अपने किसी मेंबर के ज़रिए उस प्लॉट पे नई कंस्ट्रक्शन करने के लिए तैयार हैं, और जो लोग उसमें रिहाइश पजीर हैं, यानी कि अगर वो 40 अपार्टमेंट है, 30 अपार्टमेंट हैं, उतना ही कवर्ड एरिया हम उनको फ्री ऑफ कास्ट बनाने के लिए तैयार हैं, और बाकी फिर हम उसको सेल से अगर उसमें जो इजाफी यूनिट्स हमें मिलेंगे तो उसकी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन हमें कंप्लीट करनी है। तो हम ये काम करने के लिए तैयार हैं। हमने ये प्रपोजल भी दिया। ये प्रपोजल तो आपने कराची के मुख्तलिफ जगहों भी देखी, मार्टिन क्वार्टर्स भी है, जमशेद भी है, फेडरल कैपिटल एरिया भी है, और मेरे ख्याल में गार्डन के एरिया भी था, आपने उन सब जगह के लिए दी थी ना। इसकी जो सबसे बड़ी रुकावट है ना, जब तक आप कानून साजी नहीं करेंगे उस वक्त तक ये काम नहीं हो सकता। बात को 2 साल कबल हुई जी, जाहिर है उस वक्त की सूरत हाल में वो बात हुई थी जब उनको खाली कराया जा रहा था। तो उसके बाद जाहिर है ये हुकूमतों का काम है, ये प्राइवेट सेक्टर सजेशन दे सकती है, प्राइवेट सेक्टर जो है उनको अपनी एक्सपर्टीज दे सकती है। तो मतलब ये है कि अभी तक कोई बात नहीं, मेरा ख्याल है कि नहीं, इस पे ड्राफ्ट भी बन रहा है और इसके ऊपर काम हो रहा है, यानी कि लेजिस्लेशन की तरफ चीज़ें जा रही हैं। जी काशिफ साहब, ये तो बिल्डर एसोसिएशन ऑफ बिल्डर, इनका काम है बिल्डिंग बनाना, आपका काम है ज़मीन को फराहम करना, रियल्टर्स का काम है। आप क्या समझते हैं कि कौन जिम्मेदार है? देखिए बिलाल भाई, इसकी जिम्मेदारी जो है ना इतनी आसानी से किसी पे डाली नहीं जा सकती। ये एक पूरा टेक्निकल और साथ साथ लीगल इशू भी है। एक बिल्डिंग तामीर होती है, उसका एक लाइफ स्पैन है। अब मैं अगर इस वक्त देखूं, पाकिस्तान को आज़ाद हुआ 78 साल हो गया, हमने कल ही 78 ईयर्स आज़ादी का दिन मनाया। इन 78 सालों में जो बिल्डिंग्स बनी है उनका एक लाइफ स्पैन है। उस लाइफ स्पैन को अगर मैं उठा के वैल्यूएट करूं तो अगले 20-25 सालों में ये जो अभी हम 500-600 बिल्डिंग्स की बात कर रहे हैं, ये शायद कई हज़ारों में चली जाएगी। एक महदूद अंदाजे के मुताबिक 26 से 30 हज़ार बिल्डिंग्स होंगी जो कि उस वक्त मखदूश कहला रही होंगी। इशू ये है कि इनकी मखदूश होती सूरत हाल पे काम क्या किया जाता है। हमारे पास अगर देखा जाए टेक्निकली कंस्ट्रक्शन की हमारे पास एक्सपर्टीज मौजूद है। मेंटेनेंस नाम की चीज़ हमारे यहाँ इंट्रोड्यूस ही नहीं करवाई गई कभी भी। ना मेंटेनेंस के हवाले से कभी कोई काम हुआ, ना उसकी कोई लेजिस्लेशन बनी। ये मेंटेनेंस का काम दुनिया जहाँ में, आप दुबई चले जाइए, दुबई में पूरा एक बड़ा कारोबार है जिसमें बिल्डिंग मेंटेनेंस पे काम होता है। अच्छा, इसकी ना ही अवेयरनेस के हवाले से कभी काम किया गया। जो लोग वहाँ रह रहे हैं इस वक्त वो भी मेंटेनेंस की तरफ नहीं जाते, हालांकि हम देख चुके कि कितनी कीमती जानों का नुकसान होता है वहाँ पर। फिर उसके बाद बात आती है फिर रेगुलेशंस की, फिर उसके बाद बात आती है इर्रेगुलरिटीज़ की, फिर नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल, फिर जैसे अभी अफजल साहब जिक्र कर रहे थे उसमें जो पिछले ये 10-15-20 सालों में काम हुआ है, इसमें इलीगल कंस्ट्रक्शन को जिस तरह से प्रमोट किया गया, मैं तो लफ्ज़ यही इस्तेमाल करूंगा कि जिस तरह से प्रमोट किया गया, क्योंकि इदारे मौजूद थे, इदारों ने अपना काम नहीं किया। अब हम बार बार उन्हीं इदारों के पास जाके यही तमाम बातें कर रहे हैं। अभी तक किसी किस्म की ना लेजिस्लेशन पे अमल दरामद है, लेजिस्लेशन होने के बावजूद कोई भी उस पर काम नहीं किया जा रहा, ना ही किसी ऐसे रुख को इख्तियार किया गया जहां से हम इनका देरपा हल निकाल सकें। मेरे ख्याल में इस वक्त ज़रूरत इस अमर की है कि जो सिस्टम बना हुआ है इसको मजीद बैठ के पॉलिश करने के बजाय, जनाब आपने कहा कि मेंटेनेंस की बात जी, लेकिन हमारे यहाँ जो एक कानून बना हुआ है कि बिल्डर एक बनाता है, बिल्डिंग बनाता है, बिल्डर एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करता है, उसको साल 6 महीना अपने पास रखता है, यानी मेंटेनेंस वगैरह करता है, फिर उसके बाद जो यूनियंस होती है उनके हवाले कर देता है, जो कि वहाँ के जो लैंडलॉर्ड होते हैं। तो ये तो जिम्मेदारी उनकी होती है ना, बिल्डर की जिम्मेदारी तो नहीं है मेंटेनेंस करना। देखिए मैं फिर यही कह रहा हूँ, मैंने इस वक्त जिम्मेदारी तो डाली नहीं, मैंने एक सिस्टम की बात की कि मेंटेनेंस का बाकायदा एक सिस्टम होना चाहिए, इंस्पेक्शंस का एक सिस्टम होना चाहिए। फिर वो इंस्पेक्शन कौन कराएगा, वो जिम्मेदारी किसी ना किसी पे ट्रांसफर होगी। लेकिन अगर उसका कोई सिस्टम ही नहीं होगा तो वो मादर पिदर आजाद इसी तरह से चीजें चलती रहेंगी जिसमें कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है।
दूसरी बात, अगर इंस्पेक्शन अच्छा, कहीं पे होती मैं भी है, थोड़ा सा एक बात को मैं ऐड कर दूं। मैं अगर 1 मिनट के लिए रोकूं जी, आपको जी। कि लाइन पे में था अरशद वोरा मौजूद है, जनाब, उनसे बात कर लें, फिर उसके बाद हम आगे मजीद चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम, आपकी आवाज बड़ी स्लो आ रही है सर। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। जी सर। अरशद वोरा साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया, और ये यहाँ पर हम गुफ्तगू कर रहे थे थोड़ा सा मखदूश इमारतों के हवाले से, और सैयद काशिफ शाह जो कि चेयरमैन ऑल कराची रीडर एसोसिएशन के, इसके अलावा अफजल हमीद सीनियर नासिर आबाद के, वो मेरे साथ मौजूद हैं। क्या सूरत है अरशद वोरा साहब के, एक अब ये मसला जो पिछले दिनों लियारी में ये वाक़या पेश आया बिल्डिंग गिरने का, फिर उसके बाद 588 या 700 के करीब जो बिल्डिंग्स जो है सिंध हुकूमत ने नॉमिनेट किया कि जनाब ये मखदूश हैं, इनको गिराया जाएगा, तो कहाँ तक बात पहुंची है? देखिए बिलाल भाई, बात यह है कि ये 500 बिल्डिंग हो या 600 हो या 700 हो, ठीक है ना, ये 700 बिल्डिंगों का मतलब ये हो गया कि 700 घराने, ठीक है। अब मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि ये आज का इशू नहीं है। 2022 में भी एक बिल्डिंग गिरी थी जिसमें 22 लोग जो है जाँ बाग हुए थे, और ये कंटिन्यूसली जो है उस इलाके में 100 साल पुरानी बिल्डिंगें हैं, और जाहिर सी बात है गरीब लोग रहते हैं, उन लोगों को वहां से आपने कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म करना है। अब अगर आप ट्रांसफॉर्म करने का आपके पास कोई प्लान नहीं है, जब बिल्डिंग गिरती है 27 लोग मर जाते हैं, उसके बाद आपको एहसास होता है और आप जाके जो है वो बिल्डिंगें खाली कराते हो, खवातीन को धक्के मार के निकालते हो, तो दिस इज नॉट ऑन। ये कोई तरीका तो नहीं हुआ ना। आप जो है एक तरफ सिंध में सैलाब ज़दगान के लिए 21 लाख घर बना रहे हो, 750 अरब रुपए आपको जो है वर्ल्ड बैंक ने दिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दिए, इस्लामिक बैंक ने दिए, तो उसके बाद आप 21 लाख घर बना रहे हो। मैं कहता हूँ 50 लाख घर बनाओ। तो ये कराची जो कि पूरा पाकिस्तान चला रहा है, जो कि सूबा सिंध को 98% टैक्स देता है, क्या आप इस कराची के लिए जो मैंने अभी आपको बताया कि 700-800 फ्लैट्स हैं, तो 5,000-7,000 जितने भी घराने हैं, क्या उनके लिए आप कोई हाउसिंग स्कीम इमीडिएटली डेवलप नहीं कर सकते? बिल्कुल। आपके पास एमडीए में जमीनें पड़ी हैं, आपके पास एलडीए में जमीनें पड़ी हैं, आपके लोग जो है वो अंदरून सिंध से आके जो है वो गटर बगीचा में जो है कच्ची आबादियां डेवलप कर रहे हैं, माइकोलाची पे कच्ची आबादियां डेवलप कर रहे हैं। तो अगर आप जो है लोगों को ला के यहाँ पे बसा रहे हो, तो आप क्या जो ओरिजिनली यहाँ पे रह रहे हैं 60-60, 70-70 सालों से इन फ्लैटों में रह रहे हैं, आप उनके लिए 5,000-7,000 घर नहीं बना सकते? इसका मतलब तो ये हुआ कि आप कराची के साथ सिंसियर नहीं हो। आप कराची के लोगों को चाहते हो कि ये इनको जो है किसी तरीके से या तो समंदर में डुबो दें, या इनको जो है इसी तरीके से बिल्डिंग गिरा के दफन कर दें। ये बात तो हो रही है, ठीक है, लेकिन अब आप भी मतलब के एक एक्सपोर्ट्समैन भी हैं इस मामला पे एमक्यूएम की जानिब से। आप जब डिप्टी मेयर थे, उस वक्त एसबीसीए की जगह केबीसी हुआ करती थी, तो उस वक्त के हालात में और अब के हालात में आप कितना फर्क महसूस करते हैं? कोई फर्क नहीं है। हालात देखें, आज के नहीं है ये हालात, 20, 25, 30 साल से ऐसे के ऐसे। बिल्कुल ठीक है ना। आप मेरा कंपैरिजन ना करें कि मैं डिप्टी मेयर था, मैं डिप्टी मेयर था चंद सालों के लिए, ये इशू 50 सालों का है। बिल्कुल। और ये 50 सालों के इशू के लिए जो पेरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मतलब पेरेंट रिस्पॉन्सिबल है, वो सिर्फ गवर्नमेंट है, वो बल्दियात नहीं है कि जिस चंद माह के लिए या चंद सालों के लिए मैं डिप्टी मेयर था आप उस वक्त की बात करें। नहीं, ऐसा नहीं। अरशद वोरा साहब, मेरे कहने का मकसद ये है कि जब से एसबीसीए बनी है और सिंध हुकूमत के हवाले चली गई है। एसबीसीए बननी ही नहीं चाहिए थी, ये केबीसीए ही होनी चाहिए। जी। इनसे कराची संभल नहीं रहा है और ये इसको सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बना रहे हैं। मतलब कराची के लोगों को साथ करना क्या चाह रहे हैं, ये एक दफा बता दें कि कराची के लोग क्या जहर खा के मर जाएं। अभी प्रोग्रेस क्या हुई? आप क्या गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ आप टच में होंगे? तो जो दीगर इलाके, कौन सी गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ टच में होंगे हम? किस गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ टच में होंगे? गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है अपनी मनमानी करती है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ कोई हम टच में नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने जो है उन्होंने तय किया हुआ है कि कराची में रहने वाले जो है वो इमटेरियल है, उनका कोई ताल्लुक नहीं है, उनसे सिर्फ टैक्स लेना है, टैक्स लेके उनका खून निचोड़ना है। और ये भूल जाते हैं कि ये खून निचोड़ के जब मर जाएगा कराची वाला, तो उसके बाद ये क्या करेंगे? उसके बाद फिर पूरे कराची को लाड़काना और जो है नवाबशाह और
रूरल सिंध बना देंगे, फिर पूरे कराची को 716 अरब रुपए जो इस वक्त बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में BISP में ले रहे हैं, फिर वो कराची के लोगों को भी देना शुरू कर देंगे, घर बैठ के खिलाएंगे। आधा सिंध तो इन्होंने मफलूज कर दिया है। आधे सिंध अरशद को वोरा साहब, कोई तो मसले का हल होगा ना। अरशद वोरा साहब, कोई तो मसले का हल होगा ना। मसले का तो मैंने आपको सबसे पहले बता दिया कि MDA की जमीनें खाली हैं, LDA की जमीनें खाली हैं। 5,000 7,000 घर बनाए ना वहाँ पे, एक साल में बनते हैं 5,000 7,000 घर। आप बनाए, इन लोगों को वहाँ ट्रांसफर करें। अरशद वोरा साहब, इसी इसी तरह हसन हमीद साहब हमारे साथ बैठे हैं, ये सीनियर मैनेजर आबाद के हैं। आबाद वालों ने भी एक प्रपोजल दिया था गवर्नमेंट ऑफ सिंध को, गवर्नमेंट ऑफ सिंध को दिया था कि जो इमारतें आप गिराएंगे, जो जमीन खाली होगी, वहां आबाद के बिल्डर जो है वो वहां पर फ्लैट खुद अपने खर्चे पे खड़ा करने को तैयार हैं, और उसके उसी से जो है वो अपनी जो भी अखराजात है उसको भी जो है बिलाल भाई, मैं आबाद के इस प्रपोजल को टोटली रिजेक्ट करता हूं। आबाद वालों को यही नहीं पता, आबाद वालों को जब प्लानिंग का ही नहीं पता, आबाद वाले आज जो बिल्डिंगें बनाते हैं उसका अपना सिस्टम ही नहीं सही कर सकते। वो जो पैसे उन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस में देने होते हैं वो रिश्वतों में दे देते हैं। आबाद वालों को यही अकल नहीं है। आज आबाद वाला कहता है कि 40 गज के उस पर जो 6 मंजिला बिल्डिंग बनी थी, मैं वहीं पे उस बिल्डिंग को गिरा दूं, मैं 40 गज के उस पर बिल्डिंग बनाऊंगा। वो इलाका हैवीली डेंसली पॉपुलेटेड है। क्या आबाद वाले जो है दोबारा वही सिस्टम चाहते हैं? इंस्टेड के उसको क्लियर करें, उसको ग्रीनर एंड क्लीनर एनवायरमेंट दें, वहां पे जो है वो बेहतर हाउसिंग स्कीम्स बनाए, वहां पर जो है हेरिटेज की बिल्डिंग को मेंटेन करें, इन बिल्डिंगों को तोड़ कर कहीं और आबाद करें। तो आबाद वाले जो है, आबाद वाले भी जो है ना, अफजल साहब कुछ बात करना चाहिए। आबाद वाले अपनी पैदागिरी के चक्कर में है, अपने पैसा कमाने के चक्कर में है। जी, अफजल साहब कुछ बात करेंगे आपसे, बताएं, जल्दी बोलें। मुझे बताइए ना आप, मुझे बिलाल साहब इस बात का जवाब दें। ये आबाद वाले अगर रिस्पॉन्सिबल है तो मुझे इस बात का जवाब दें। मेरे तो कहने का मकसद ये है कि अगर हुकूमत सिंध अगर तवज्जो नहीं दे रही है तो प्राइवेट पब्लिक सेक्टर में जाना पड़ेगा ना। डेंसली पॉपुलेटेड इलाके पे आप उसी तरीके की बिल्डिंगें बना के जहां से जनाजा नहीं निकल सकता इंसान का, यही वो करना चाह रहे, तो फिर ये आबाद तो बेकार हुआ। फिर तो ये आबाद जो है अपने पैसे कमाने मतलब ये देखिए अरशद वोरा साहब, जब हुकूमत सिंध आपका साथ नहीं दे रही है तो कोई ना कोई तो मतलब कि हल होगा ना कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इसका काम किया जाए। MDA पे ले जाएं, आप LDA पे ले जाएं, वहां घर बना के दें, इन जगहों को खाली करके यहाँ पार्क बनाए। जी कुछ कहेंगे? क्या बात कर रहे हैं? जरूर। आपने फिर वही जंगल बनाना है इंसानों का। ठीक है, तो आप क्या समझते हैं कि आबाद जिम्मेदार है? नहीं, आबाद जिम्मेदार, आबाद का इससे कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन आबाद जो मशवरा दे रहा है वो गलत मशवरा दे रहा है। गलत मशवरा दे रहा है वोरा साहब। एक तो ये कि ज़ाहिर इख्तलाफी बात करना मुनासिब भी नहीं होता और हमें पॉजिटिव बात करनी चाहिए। आपकी बहुत सारी बातें ठीक हैं और सबसे अहम बात यह कि अगर कुछ कामों की जिम्मेदारी अगर हमसे गलत हुआ है तो हमें उसको कबूल भी करना चाहिए, लेकिन साथ साथ आपको भी कबूल करना चाहिए, चाहे वो आपका डिप्टी मेयर का दौर रहा हो, चाहे वो बल्दियात के मिनिस्टर का दौर रहा हो। तो ये ऐसा इतना आसान नहीं है। तीसरी बात ये कि आप लोग खुद असेंबली में मौजूद हैं तो उधर वहाँ पे आपको लेजिस्लेशन भी लेके आने चाहिए। हमारा मुतालबा किसी भी काम से पहले लेजिस्लेशन का है। हम ये कहते हैं जब तक कानून साजी नहीं करेंगे इस हवाले से, चाहे स्लम्स की बात हो यानी कि कच्ची आबादियों की बात हो, चाहे ये गोटों के अंदर जो कंस्ट्रक्शन इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है चाहे उसकी बात हो, चाहे सेंट्रल में रेजिडेंशियल एरिया के ऊपर 6-6 7-7 मंजिला जो इमारतें बन रही हैं चाहे उसकी बात हो, हम इन तमाम चीज़ों के ऊपर लेजिस्लेशन भी चाहते हैं लेकिन इन मसाइल का हल भी चाहते हैं। और आपकी वो बात बिल्कुल ठीक है। हमारा ये मुतालबा बार बार है कि MDA के अंदर जो 63 टाउन स्कीम अनाउंस की गई जिसको तकरीबन 24-25 साल गुजर गए हैं, MDA में मलिर हाउसिंग स्कीम 1 जिसको 30-35 साल गुजर गए हैं, हॉक्स बे में जो स्कीम है KDA की उसको भी तकरीबन 40 साल गुजर गए। हमारा सबसे पहले ये मुतालबा है कि उसको डेवलप किया जाए, वहां पे लोगों को रिहायशी मकानात बना के दिए जाएंगे और अपार्टमेंट भी दिए जाएं। चलो उनकी बात सुन लें। जी वोरा साहब, बिल्कुल। मैं देखे ना ये बात कही ना, देखे मेरी बख्शी से भी बात हुई थी, मेरी उनसे यही इख्तिलाफ था कि देखो ये जो बिल्डिंगें जहाँ गिर रही हैं, अगर हमने ये जो खारा दर और ये जो रंछो लाइन और ये इलाके जो डेंसली पॉपुलेटेड हैं, अगर इन पे जो बिल्डिंग गिर गई उस जगह पे दोबारा बिल्डिंग बना के हमने इनको लोगों को देना शुरू कर दिया तो हमने उस इलाके को डेवलप नहीं किया, हमने उस इलाके की कोई प्लानिंग नहीं की। वो इलाका इतना डेंसली, मैंने आपको कह रहा हूँ ना कि जनाजा नहीं निकाल सकते लोग अपने घरों से, तो फिर
बेहतर ये है कि उस इलाके में जो हेरिटेज की बिल्डिंगें हैं उनको जो है प्रिजर्व किया जाए, वहां बाकी पार्क बना दिए जाएं, और जो वहां के मकीन हैं उनको जो है, जैसा अभी खुद कह रहे थे कि एमडीए में, एलडीए में, वहां ले जाके बताया जाए। जब 21 लाख घर बनाने की आप एडवर्टाइजमेंट करोड़ों रुपए की कर रहे हो, आप जितने की एडवर्टाइजमेंट 21 लाख घर बनाने की कर रहे हो, उतने में तो आप यहाँ पे कराची के 5-6 हजार घरों को जो है ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं। 5-6 हजार फैमिलीज को घर बना दोगे। चले, बिल्कुल सही है सर। बोरा साहब, बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ मौजूद थे और आपने बात की। अरशद बोरा साहब थे, एमपी एमक्यू थे, और जो भी बातें की, यकीनी तौर पर देखें, मसला ये है कि कंट्रोवर्सी तो हर जगह है। मतलब कि हर जगह विन विन पोजीशन नहीं है, कहीं कहीं पे भी जो है इख्तलाफात भी हैं, यहाँ पे भी इख्तलाफात हैं। लेकिन बहरहाल अब इसी इख्तलाफात को गुफ्तगू के जरिए जो हम उसको थोड़ा सा इसको हल निकालना चाह रहे हैं, और ये गुफ्तगू से जारी। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद आएंगे तो काशिफ शाह साहब, जो कि बहुत देर से जो है ना वो पेचो ताप खा रहे हैं, तो उनकी सुनते हैं गुफ्तगू, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम तरक्कियात में हम दोबारा हाजिर हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम में वफ़े मैदान से कबल अरशद बोरा जो एमपी थे एमक्यूएम के, और ये तर्जुमान भी हैं, जितनी भी मखसूस इमारतों का सिलसिला जो कमेटी बनी है तो मुत्तहदा की जानिब से ये तर्जुमान भी हैं, जो कि गुफ्तगू की वो बहरहाल उनके अपने ख्यालात थे। हम इस पर मजीद आगे बढ़ेंगे। हम काशिफ साहब की तरफ चलते हैं। काशिफ साहब की गुफ्तगू बीच में रह गई थी, अगर याद है तो दोबारा उसको कंटिन्यू कर लें। देखिए, उस वक्त तो मुझे वो याद नहीं कि मैं क्या बात कर रहा था, लेकिन मैं एक चीज़ जनरली बताऊं, ये टॉपिक सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है। टॉपिक अभी जो गुफ्तगू की इत्तेफाक करते हैं, देखिए, किसी हद तक तो इत्तेफाक करने की बिल्कुल ज़रूरत है उसमें, लेकिन हमें देखिए इसको बहुत ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव में देखना है इसको। अब ब्रॉडर किस तरह से देखेंगे, हम टेक्निकल इश्यूज को भी देखें। मैं उसको बयान कर रहा था मेंटेनेंस के हवाले से। अब देखिए, उन्होंने यही कहा ना, हेरिटेज बिल्डिंग्स को सेव करें, उसकी मेंटेनेंस करें। दूसरा टॉपिक है रिलोकेट करने का लोगों को, ये अलहदा टॉपिक है, ये सारा का सारा लेजिस्लेशंस के थ्रू होगा। अब लेजिस्लेशंस के थ्रू जब किया जाता है तो उस वक्त फंडिंग कहाँ से आएगी? क्या सिंध गवर्नमेंट इस पोजीशन में है कि वो फंडिंग करके इन तमाम चीजों को संभाल सके? एक बात बिल्कुल दुरुस्त थी कि आप बेहतर इनकम सपोर्ट के लिए 400 अरब 700 अरब रखते हैं। इसके अलावा ये कि आप सैलाब सुधारने के लिए मकान बना के दे रहे हैं, तो कुछ आप यहाँ के नहीं कर सकते थे। बिल्कुल वो ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये तमाम चीजें हैं जिसको देखना है, लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर उसके अंदर अपनी इन्वॉल्वमेंट चाहता है या वो अपनी खिदमात पेश कर रहा है, तो मेरे ख्याल में उसको निगेट नहीं करना चाहिए। उसको देखना चाहिए कि कहाँ पे फिजिबिलिटी क्या बन रही है। उनकी बात ठीक है, जो डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज हैं उसमें नेचुरली वो फिजिबिलिटी नहीं बन रही होगी शायद, जिस तरह की बात की जा रही है, लेकिन क्या एक उस पॉइंट को लेके तो बात नहीं की जा रही। मैंने आपसे बयान किया अगले 20 सालों में, अभी तो हम मखदूश इमारतों की बात करें जो ऑलरेडी मखदूश हो चुकी हैं, जो गिर गई हैं या गिरने वाली हैं, हम अगले 20 साल की प्लानिंग क्यों नहीं करते? 20 साल में इसका एक जम्मे गफीर लग जाएगा वहां पे, उस वक्त क्या करेंगे? आप इसकी लेजिस्लेशन क्यों इस किस्म की नहीं करते? आप देखिए, सबसे बड़ा इशू कहां पे आता है, जिसका मैं जिक्र कर रहा था, मुझे याद आ गया। बात आ जाती है कंप्लीशन सर्टिफिकेट्स पे, बात आ जाती है इंस्पेक्शंस पे। इंस्पेक्शंस और ये तमाम चीजें जिसका काम बेसिकली सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हवाले से किया गया, हम इसको प्राइवेट थर्ड पार्टी की तरफ क्यों नहीं ले जाते? हमें पता है कि सारे के सारे मसाइल कहाँ पे क्रिएट होते हैं जब ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट शुरू होती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की जानिब से वहां पे मसाइल शुरू होते हैं। आप लेजिस्लेशन बनाए ना, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट काम कर रहा होता है, हर एक कंपनी की वो बैलेंस शीट भी तैयार करता है, उसकी ऑडिट रिपोर्ट तैयार करता है। क्यों नहीं यहाँ पे प्राइवेट पार्टीज हों जिनको ऑथराइज किया हुआ गवर्नमेंट ने कि वो इंस्पेक्शन करें? एक बिल्डर खुशी से अपनी चीज़ों को इंस्पेक्ट भी कराएगा क्योंकि उसको हरासमेंट का डर नहीं होगा। वो जिम्मेदार होंगे जो इंस्पेक्शंस कर रहे होंगे, जो कि ऑथराइज होंगे, वो गवर्नमेंट को तमाम अपनी रिपोर्टें जमा करवाएंगे। मेंटेनेंस से लेके कंस्ट्रक्शन और उसमें तमाम चीज़ें शामिल हो जाएंगी। हम एक सिस्टम वजह करें। हम रोजाना एक उस चीज़ पर बहस करते हैं जिसका हासिल उसूल पिछले 50 सालों में कभी नहीं निकला और अगले 50 सालों में भी उसका हासिल उसूल नहीं निकलना। उसकी वजह सिंपल ये, हम टेक्निकल इश्यूज को नहीं, हम पॉलिटिकल इश्यूज को मुकद्दम रखते हैं। हम पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में सारी बातें करते हैं और पॉलिटिकल उससे जो भी हमें हासिल करना हो उस तरफ हासिल करने की। अच्छा, एक चीज और भी है कि जैसे मिसाल के तौर पे आपसे पूछ रहा हूँ, ये तो प्रोफेशनल बिल्डर्स हैं, डेवलपर्स हैं, इनकी भी अपनी जो है काम कर रहे हैं, ये भी नेचुरली जो है ताज जो भी काम कर रहा है वो जहाद कर रहा है, ईमानदारी। आप मुझे बताइए कि क्या जो कंस्ट्रक्शन की जो क्वालिटी है, कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी जिस वक्त कंस्ट्रक्शन हो रही होती है बिल्डिंग, क्या उस वक्त एसबीसी की बजाय किसी ऐसी थर्ड पार्टी को रखा जाए जो क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन को जो है वो मेंटेन रखे? अच्छा, हम इसकी हादसात ना हो। बिलाल भाई, हम इसकी रूट कॉज पे क्यों नहीं जाते? रूट कॉज है आज अफोर्डेबिलिटी। ये सबसे बड़ा रूट कॉज है जिसकी वजह से ये नाकिस मटेरियल भी इस्तेमाल होता है और ये तमाम इस तरह की रेगुलरिटी भी हो रही होती है। सरकारी इदारे इन्वॉल्व होते हैं। सर, उसको भी छोड़ें अभी आप। हम क्यों नहीं रिसर्चेस की तरफ जाते? हम क्यों नहीं ऑल्टरनेट मटेरियल की तरफ जाते? हम क्यों नहीं आवाम की इसमें
एजुकेशन करते, क्यों नहीं हम रियल एस्टेट सेक्टर को, जो कि असल इन बिल्डर्स और जो अवाम है उसके दरमियान ब्रिजिंग का किरदार अदा कर रहा होता, हम उसको क्यों नहीं एजुकेट करते। ये वो मरहला है जिसको हमें तय करना है। इस वक्त आप देखिए, हम बैठ के बात करते हैं, चाइना ने कोविड के दौरान 15 दिन के अंदर पता नहीं कितने मंजिला बिल्डिंग बना दी। कैसे बना दी? वो इस तरीके से आरसीसी लेके नहीं चला था, उसने ऑल्टरनेट टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल किया और उससे तमाम चीजें जो कि मजीद पायदारी में इससे ज्यादा थी। आज अगर इसका लाइफ स्पैन देखा जाए, जो हम कंस्ट्रक्शन यहाँ पे करते हैं और जो ऑल्टरनेट मटीरियल आ रहे हैं, उनका लाइफ स्पैन उससे ज्यादा है, उसकी अफोर्डेबिलिटी भी उससे बेहतर है। बिल्कुल। क्यों नहीं हम नई चीजों की तरफ जाते हैं? हम क्यों नहीं नई चीजों को आजमाते? उसको आजमाने के लिए इसका जिम्मेदार सरासर हमारा पूरा सिस्टम है। ना आबाद रियल्टर्स को ऑन बोर्ड लेता है, ना हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स इस किस्म की एजुकेशन लोगों को फराम करते हैं, ना हमारी गवर्नमेंट की तवज्जो इस चीज पे होती है। उसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट को इस चीज में से कुछ भी हासिल हुसूल वैसा नहीं होना जो कि आज के सिस्टम में उनको होता है। जो होता है। तो हमें तो इस तरफ आना है। अगर कौमों की तरक्की देखनी है तो हमें इस तरफ आना है। पॉलिसी मेकर्स तो हुकूमत होती है ना, ये तो अगर कानून साजी की बात आप करते हैं तो कानून साजी करना तो हुकूमत का काम है ना। तो इसमें तो मेरे ख्याल में 90% जो कसूरवार हुकूमत है। देखिए बिलाल भाई, हुकूमत कानून साजी करने के लिए बिल्कुल बैठी हुई है, लेकिन वो हर शोबे की एक्सपर्टीज नहीं रखती। हुकूमत की गलती कहाँ है? हुकूमत असल स्टेक होल्डर्स को अपने साथ शामिल नहीं कर रही। पहली बात ये मुझे बताइए, मुझे ये बात बताइए कि ये जो मखदूश इमारतों का मसला है, ये कुछ तब एक तवील अरसे से चल रहा है। आज तक असेंबली में आपको कोई कानून साजी नजर आई? सर बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है इसकी कानून साजी। पब्लिक प्राइवेट जो आबाद है या इसके अलावा जो भी दीगर है, वो जब आपको ऑफर कर रहे हैं तो आपको एक कानून साजी करनी चाहिए ना। आपको कानून साजी नजर आई असेंबली में? अभी जैसे अफजल साहब बता रहे हैं, इसमें कानून साजी का सिलसिला शुरू हुआ। अब मसला कहाँ है? मसला ये है कि इस कानून साजी के दौरान भी आपको तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ शामिल करना चाहिए, क्योंकि आप कानून साजी करके निकलते हैं, कई एक चीजों की कानून साजी होती है, इंप्लीमेंटेशन के वक्त उसका असर जीरो होता है। वजह क्या होती है? आपने सारे ग्राउंड पे मौजूद लोगों को अपने साथ स्टेक होल्डर नहीं बनाया। मैं अभी ऑल्टरनेट टेक्नोलॉजीज की बात कर रहा हूं। एक बिल्डर ऑल्टरनेट जितने भी मटेरियल उस तरफ क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि उसको पता है उसकी एक्सेप्टेंस नहीं है। एक्सेप्टेंस क्रिएट कहां से होगी? एक्सेप्टेंस क्रिएट होगी उन लोगों के थ्रू जो कि सर्विसेज सेक्टर से इन्वॉल्व है। वो क्लाइंट तक पहुंचाएंगे चीजों को। क्लाइंट बेचारे को तो इल्म ही नहीं है। क्लाइंट को बताया जाएगा कि आपकी कॉस्ट भी यहां पे कंट्रोल हो रही है, आपको ये चीजें पायदार भी मिल रही हैं। जब उसको ये सारी चीजें पता चल जाएंगी तो लामहला आपको किसी किस्म की गैर मेयारी कंस्ट्रक्शन करने की गुंजाइश ही नहीं बनेगी। वहां पे आपके पास कोई प्राइस का कंपैरिजन फिर रहेगा ही नहीं कि आप उसमें से फायदा उठा सकें। तो आपको रूट कॉज को पकड़ के एक बड़े मसले को खत्म करना चाहिए, ना कि आप ये एडमिनिस्ट्रेटिव मसाइल में से उलझे रहे जिसका नतीजा पिछले 50 सालों में कुछ नहीं निकला, अगले 50 सालों में। जी अफसर साहब, मैं शाह साहब की कुछ बातों का जवाब देना चाहूँगा। देखिए, मेंटेनेंस जो है ना, मेंटेनेंस जो हमारी बुक है KBTPR की, वो हमें कहती है कि 1 साल तक बिल्डर जो है वो उसको मेंटेन करता है, और मेंटेन करने के बाद वो एक यूनियन के सुपुर्द कर देता है, जिसका काम उसको बाद में मेंटेन करना है। दूसरी बात उन्होंने बात की कंप्लीशन सर्टिफिकेट की। आबाद जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, हमारे तकरीबन कोई 80-90% लोग जो है कंप्लीशन सर्टिफिकेट्स इन बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से लेते हैं, और उसमें जो भी डेविएशन होती है या जो वायलेशन होती है वो उसके अंदर कवर होती है। तो हमारी जो कंस्ट्रक्शन है वो रेगुलराइज होती है। एक और बात मैं क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन की ज़रूर करना चाहूँगा। हमारी जो बिल्डिंग है उसका जो समझ लें कि उसकी 70-80 साल जो है वो उसकी उम्र कह लें आप, या ये कह लें कि वो इतने साल तो कम से कम उसकी उम्र है, वो 100 साल ज़्यादा भी हो सकती है। लेकिन जो ये उसकी वजह भी मैं आपको बता देता हूँ कि डे फर्स्ट से जब हम कोई बिल्डिंग सॉइल टेस्टिंग से शुरू होता है वो काम, और उसमें स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग से लेके तमाम चीज़ें उसके अंदर शामिल होती हैं, फिर जाके कोई हम बिल्डिंग का काम शुरू करते हैं। इसके मुकाबले में जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है, वहाँ ना कोई इंजीनियर होता है, ना वहाँ स्ट्रक्चर डिजाइन होता है, जिसको ठेकेदार कहते हैं या पोर्शन माफिया भी कहते हैं। तो वो वहाँ से काम को शुरू करते हैं, और उसके बाद जो इमारत उसमें चाहे जैसे जिस ग्रेड का स्टील इस्तेमाल होना चाहिए वो भी इस्तेमाल नहीं होता, और उसके बाद वो इमारत जो है वो 6-7-8 मंजिल 6 महीने में 8 महीने में खड़ी हो जाती है। सही कह रहे हैं। तो वो असल इलीगल कंस्ट्रक्शन है, जो कि जिसकी लाइफ या उसका स्पेन जो है वो मेरे नज़दीक 15-20 साल से ज़्यादा का नहीं है। और एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, इसमें रियलेटर्स की भी एक जिम्मेदारी है, क्योंकि वो
वक्त जब अपने अपने इलाकों में काम कर रहे होते हैं, जैसे हमारी जिम्मेदारी है, मीडिया की जिम्मेदारी है कि आम आदमी को अवेयरनेस देना, उसको बताना कि उसके लिए क्या चीज़ ठीक है। क्या यहाँ पे रुकिएगा जी। एक कंस्ट्रक्शन आपने कहा कि एक बिल्डर है, डेवलपर है, जैसे कि आप कहते हैं, जो एक ठेकेदार है जी। लेकिन इसमें भी तो कसूर मतलब इदारों का ही ना, कि अगर एक प्राइवेट ठेकेदार अगर वो ठेकेदारी कर रहा है तो उसको भी तो लाइसेंस लेना चाहिए ना। नहीं, वो जो ठेकेदार का लाइसेंस है ना, वो एज ए बिल्डर जो है ना, जब मैं लाइसेंस लेता हूँ बिल्डिंग कंट्रोल से, मुझे लेना पड़ता है लाइसेंस एज ए बिल्डर। सुन मेरी बात को सुने। हाँ। जो मैं जब बिल्डर लाइसेंस लेता हूं तो मेरी बिल्डिंग पे जो कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा होता है वो भी लाइसेंस्ड होता है, उसके साथ जो इंजीनियर होता है वो इंजीनियरिंग काउंसिल से का मेंबर होता है, तब जाके वो एज ए कॉन्ट्रैक्टर का, और हमें उस कॉन्ट्रैक्टर को भी रजिस्टर्ड कराना पड़ता है बिल्डिंग कंट्रोल में। बिल्कुल सही कह तो रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि जबकि वो जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है वहां कोई ना इंजीनियर इन्वॉल्व है, तो वो मुझे बताया ना, जब वो इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहा है आप उसको तो इलीगल कैसे कह सकते हैं? मैं इसलिए आप उसको इलीगल इसलिए नहीं कह सकते कि उसका नक्शा भी जो है एसबीसीए पास करता है, कंप्लीशन भी एसबीसीए देता है। अच्छा, उसमें भी दो तरह की नहीं, उसमें भी दो तरह की, जैसे एक 120 का घर है, अगर एक ठेकेदार तामीर कर रहा है तो उसकी भी तो कंप्लीशन, उसकी भी तो नक्शा एसबीसीए दे रहा है ना। नहीं, उसकी कंप्लीशन नहीं होती। पहली बात तो इस बड़ा वजाहत से इस बात को समझ लें। उसकी कंप्लीशन है, नहीं, मैं आपको दिखा सकता हूं। नहीं, उसकी आम से इमारत की जो ठेकेदार ने बनाई उसकी कंप्लीशन भी एसबीसीए दे रहा है। उसकी कंप्लीशन जो है वो रेजिडेंशियल के ऊपर 8 मंजिल की, 9 मंजिल की नहीं हो सकती। 8-9 मंजिल की बात नहीं कर रहा, बना तो 8-9 मंजिल रहा है ना, वो कम से कम 4 मंजिल तो वो बना ही रहा है। वो मैं यही कह रहा हूँ कि उसको 2 मंजिल 3 मंजिल बनाना था और वो 6-7 मंजिल बना रहा है, तो वो जो कंप्लीशन हासिल करता है ना, अगर वो करता है, मेरे लिहाज से तो बहुत कम है ऐसा, वो करता भी है तो वो 3 मंजिल की ही करता है उसके पास जो क्योंकि जिसका नक्शा उसने पास कराया है वो तो 3 मंजिल का है, फिर उसके बाद वो 3-4 मंजिल वो वहां के इदारे के लोगों के साथ मिलके करता है, मिलके वो बना देता है, तो वो कंप्लीशन हो ही नहीं सकती ना। वो कंप्लीशन जैसे हमारी भी जो कंप्लीशन होती है वो कानून के तहत होती है, बगैर कानून के नहीं हो सकती। जो बुक कहती है आप एक्स्ट्रा फ्लोर की बात करो तो बिल्डर भी करता है। नहीं, देखें, जहां तक हमारे मेंबर्स का जहां तक ताल्लुक है, हमारे मेंबर्स का जहां तक ताल्लुक है, मैं ये समझता हूं, और हम उसी अपने मेंबर के साथ खड़े हुए हैं जिसने एडिशनल फ्लोर नहीं डाली, जितनी उसको इजाजत मिली उतनी ही बनाई। कम रह गए, कुछ क्या कहना चाहेंगे, जल्दी से बताइए। देखिए, अभी जितनी बातें की मैंने टेक्निकल साइड पे की, अब आ जाते हैं लेजिस्लेशन की और गवर्नमेंट की जिम्मेदारियों की बात पे। मैं फिर कह रहा हूं कि आप जब गवर्नमेंट में मुलाजमत में लोगों को रख के और उनसे इंस्पेक्शन कराएंगे तो उसका हाल यही निकलेगा कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट उन इलीगल इमारतों का भी निकल आएगा जिसकी आप अभी इशारा कर रहे थे और अफजल भाई कह रहे थे वो इलीगल है। लोग छतें बेचते हैं, पहले तो हमने जमीनें बेचते हुए सुना था, लोग छतें बेचते हैं और छतें बेचने के बाद आगे काम चलता है। वो पोर्शन माफिया है। जरूरत इस अमर की है, सिंपल। और लियारी में जो बिल्डिंग गिरी ये भी पोर्शन ही थी। जी बिल्कुल बिलाल भाई, बहुत सिंपल पॉइंट है। आप इंस्पेक्शन के अमल को थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट पे दे दीजिए, आप देखें कैसे मामला सीधे होना शुरू होते हैं। आप अपने पास से इस इख्तियार को निकालें तो सही, ना निकालने की एक ही वजह आप भी जानते हैं, अफजल भाई भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, सुनने वाले भी जानते हैं। हम भी इसकी हिमायत करते हैं, हम भी हिमायत करते हैं कि इंस्पेक्शन जो है ना थर्ड पार्टी, हम भी हिमायत करते, क्योंकि हम ठीक काम करना चाहते हैं, इसलिए हम इसकी हिमायत करते हैं। जो बिल्डर, इसमें 90% बिल्डर जो सही काम कर रहे हैं। अच्छा, वो जो गलत या वो करेगा वो खुद ब खुद बाहर निकल जाएगा। मेरे ख्याल है कि बहुत अच्छा पॉइंट दिया है काशिफ साहब ने कि थर्ड पार्टी ऑडिटिंग, हर अच्छी बात को हम सपोर्ट करते हैं और हमेशा करना चाहते हैं, ताकि इंडस्ट्री की वर्थ बढ़े, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट आए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, इसलिए करते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया सर दोनों अफजरात का कि आप यहाँ तशरीफ लेकर आए। और नाज़रीन, बात यह है कि ये मौजू तो बहुत बड़ा है, इस मौजू के लिए हम अगर सारी रात भी बैठे रहें तो कुछ ना कुछ जो है वो बातें निकलती रहेंगी और टाइम गुजरता रहेगा। लेकिन बहरहाल हमारा मकसद ये है कहना का कि सिर्फ हम मेंशन ये करना चाहते हैं, जैसे अरशद वोहरा साहब ने कहा है, बिल्कुल सही बात कही कि इसमें संजीदगी हुकूमत सिंध को चाहिए। और हुकूमत सिंध को संजीदगी इसलिए चाहिए कि वो जो इमारतें नाक़िस बन रही हैं, उन नाक़िस इमारतों को बनाने में यकीनी तौर पर उनके कायम करदा जो इदारे हैं, सरकारी इदारे, वो सरकारी इदारे इसमें ज़िम्मेदार हैं। इसमें यकीनी तौर पे हमारे जितने भी डेवलपर्स हैं, बिल्डर्स हैं, जो भी ताजर हैं, उनमें मोस्टली जो है ईमानदार हैं, वो तरीके से काम करना चाहते हैं। लेकिन जब आप तंग करते हैं तो फिर भाई इलीगली तौर पर वो मतलब ये कि उनको मजबूर होना पड़ता है। लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम आइंदा भी जो भी ख़रीदार हैं घरों के, फ्लैटों के, वो भी ज़रा सा देखभाल के इंस्पेक्शन करके परचेज़ करें, ताकि यकीनी तौर पर उनको आइंदा के लिए मसाइल ना हो। बिलाल से इजाज़त दी, इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त आपसे दोबारा मुलाकात होगी। उस वक्त के लिए अल्लाह हाफ़िज़।